सभी आचार्य प्राचार्य शिक्षाविद छात्र छात्राएं छाया चित्रकार मीडिया बंधु भाई और बहनों, मेरा भाषण शुरू करने के पहले आज एक न्यूज पढ़ी। कल जो निकाल लगा नीट का, तो उसपे कि राजस्थान दूसरे नंबर पे आया। बोला पहले नंबर कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। मुझे लगा नहीं, ये वो हो नहीं सकता फिर, क्योंकि उधर की लोक संख्या 24 करोड़ है, हमारी लोक संख्या 8 करोड़ है। और फिर वहाँ के कितने बच्चे बैठे, इधर के कितने बच्चे बैठे, मैं जरा ध्यान दे रहा था तो वहाँ के लोग जो बैठे पंजीकृत छात्र थे उत्तर प्रदेश के 3,56,079 और परीक्षा में जो शामिल हुए वो 3,28,847 और उनका क्वालिफाइड जो सफल छात्र है वो 1,70,770। उसका परसेंटेज देखे जाए क्वालिफिकेशन का, और सफलता उनके 51.93। राजस्थान के बच्चे बैठे थे, रजिस्ट्रेशन हुआ 2,08,583। परीक्षा में शामिल छात्र 1,92,023 और क्वालिफाइड का इसका जो संख्या है 1,33,140 और सफलता का प्रतिशत है 69.34। परसेंटेज के हिसाब से कौन पहला है? राजस्थान ही पहला है। पर राजस्थान पहला है तो ये अपने लिए गर्व की बात है। और यूनिवर्सिटी के प्रीमाइस में अपना कार्यक्रम हो रहा है, सभी शिक्षाविद लोग यहाँ बैठे हैं, उनके लिए तो बहुत बहुत गौरव की बात है। और मैं इसीलिए आपके सामने रखा कि ये राजस्थान की शिक्षा जो चल रही है वो अच्छी तो चल रही, लेकिन इस पे सुधार न करने का भी चांस है। नहीं, ऐसा नहीं, और भी सुधारना हो सकती है और करने की जरूरत भी है। तो ऐसे इसमें आप यहाँ ज्ञान सभा रखी है, शिक्षा संस्कृति और विकसित भारत। विषय तो बहुत लंबा है, अलग अलग इसमें लोग आज दिन भर में चर्चा भी करेंगे। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर द्वारा आयोजित शेखावटी परिक्षेत्र में ज्ञान सभा शिक्षा संस्कृति और विकसित भारत के कार्यक्रम में आप सभी के साथ उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ये सुखद है कि यशस्वी पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए संकल्प विकसित भारत 2047 के अंतर्गत क्षेत्रवार ज्ञान सभा में शिक्षा और संस्कृति के आलोक में विकसित भारत पर चर्चा करने का यहाँ एकत्र हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होने को हम एक औपचारिक समारोह तक सीमित नहीं करके विश्व भर में विकसित भारत के रूप में अपने आप को स्थापित करने मनाने की दृष्टि पर कार्य कर रहा है। अपना उद्देश्य है कि 2027 में हम निश्चित स्वरूप से शिक्षा के इस पे और विकसित भारत के दृष्टि से
देश के सबसे आगे जाएंगे। और आगे जाने की जो कल्पना है, अपने हाथ पे अभी भी 20-22 वर्ष है, केवल साल 2 साल का नहीं, 20-22 वर्ष है। और जो नई शिक्षा नीति शुरू हो गई, और जब से वो शिक्षा नीति शुरू हो गई तब 2027 तक ये आज के बच्चे वो उधर वो 47 तक वो तक ग्रेजुएट हो जाएंगे। और उनको जो बच्चों को बौद्धिक क्षमता बढ़ाने की जो बात है इसमें, और अभी से शुरू हो गई, बालवाड़ी से जो शुरू हो गया, पहला वर्ग से जो शुरू हो गई, वो अभी उनके 47 तक वो बच्चे अच्छे क्वालिफाइड हो गए, अच्छे टैलेंट हो गए, प्रतिभाशाली हो गए। और जिस देश के लोग बौद्धिक क्षमता कमाने वाले रहते, वो देश भी आगे बढ़ते रहता और रुकता नहीं। तो देश बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? देश बढ़ाने के लिए तो उनका विश्वास चाहिए। उन्होंने जो काम हाथ में लिए वो पूरे करने की क्षमता चाहिए, और एक प्रकार का अपने देश के लिए उनके लिए मन में इच्छा शक्ति भी चाहिए। ये बौद्धिक क्षमता बढ़ाए, शारीरिक क्षमता बढ़ाए, उनकी इच्छा शक्ति बढ़ाए। अभी शुरू हो गए स्कूल से शुरू हो गया, और वहां तक तो वो तो अभी से शुरू हो गया। बचपन के बच्चे को तुम जैसा बोलेंगे, जैसा उनका अभ्यास करवा लेंगे, उतने वो होशियार हो जाते हैं। आप गुरुकुल में देखते हो लोग, गुरुकुल में तो कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई लाइट भी नहीं था, कोई बिल्डिंग भी नहीं थी, कितने किताबें भी नहीं थे। मुंह जबानी अभ्यास करते थे, एक दूसरे को बोलते। उनके पास वो केवल बौद्धिक क्षमता रहने के बाद उसमें वो संभाल लेते थे बुद्धि में। तो ऐसे जमाने में भी हमारे लोग इतने बुद्धिमान थे कि जिन्होंने, मैं सब बताना नहीं चाहता, आपको मालूम है कि जिन्होंने बहुत सारे विकास के लिए जो मॉडल बनाए या उन्होंने देखा, तो आप भी बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि उन्होंने, या हमारे गीता में हो, हमारे कोई इसमें हो, आज जो चल रहा है वो सब उसमें है, लेकिन हमें पता नहीं, हमें मालूम नहीं, हमें सिखाया नहीं, क्योंकि हमारा शिक्षा पद्धति बदल दी थी मैकालो ने। हमारा जो था वो सब बंद करवा दिया था। मैं सोचता हूँ कि यहाँ राणा प्रताप के समय में भी, राणा प्रताप जी के समय में एक अच्छे विद्वान थे, उनका नाम था चक्रधर स्वामी चक्रपाणी। और वो चक्रपाणी कृषि के क्षेत्र में बहुत विद्वान थे। उन्होंने कई किताबें लिख कर रखी, उसमें से एक किताब मेरे पास आया, विश्व वल्लभ। मुझे एक किताब का नाम मालूम जब हुआ तो मैं बोला कोई कृषि विद्यापीठ पे देखेंगे अपन, ये मिलता क्या। मैं सभी को कृषि विश्वविद्यालय ने फोन किया, कहीं भी एक किताब नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। अरे इसमें तो इतनी अच्छी बात कही उन्होंने, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, और सभी पेड़ के वनस्पति के उसमें सब किया। इतनी आज जो हम कृषि विश्वविद्यालय को पढ़ाते उससे भी ज्यादा बातें इसमें है, लेकिन हमें मालूम नहीं, हम भूल गए। तो ऐसा बहुत का हमारे पास तो विज्ञान है और ये सभी है बात, तो हमने निश्चित रूप से वो करने की जरूरत है। ये सुखद है कि
ये बहुत महत्वपूर्ण कि आजादी के 100 वर्ष में हम निश्चित रूप से विकसित भारत करेंगे। और उच्च शिक्षा का मूल उद्देश्य जो यही है कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व बहुआयामी विकास हो। अब स्कूल में जाते काय के लिए, यूनिवर्सिटी में जाते काय के लिए, पढ़ाई काय के लिए? केवल निरक्षर का साक्षर नहीं होना, केवल उतना उद्देश्य नहीं। अभी पहले था वो वही उद्देश्य था, निरक्षर का साक्षर। सभी निरक्षर थे ना, तो कोई न कोई बच्चा घर में साक्षर हो, इसीलिए एक आधा बच्चा जा जाता स्कूल में, बाकी बच्चे अपने खेत में काम करते थे। ये मैं देखा है, उसमें का मैं भी एक है। मेरे परिवार में मैं पहला स्कूल में गया, बाकी सब खेत में थे। मेरे बड़े भाई भी थे, वो भी खेत में काम करते थे। तो ऐसी जब परंपरा थी, उसका उद्देश्य इतना था कि निरक्षर है ना, उसको साक्षर करो बस। गाँव शादी की चिट्ठी बिट्ठी आई तो पढ़ना, इतना काम हो गया तो बस हो गया। उतनी अपेक्षा थी, अभी उतनी अपेक्षा नहीं है। अपने को तो प्रतिभाशाली बनना है और टैलेंट बनना है, तो भारत का विकास करना है। और शेखावटी संस्कृति ज्ञान से जुड़ी धरती है ये शेखावटी जो है। और यहाँ तो पंडित दीनदयाल जी का नाम भी दिया है। मुझे गर्व है कि मैं पंडित दीनदयाल जी के साथ 3-4 दिन रहा। वो नवंबर 1967 में हमारे प्रदेश का जनसंघ का एडमिशन हुआ था। मैं तो 22-23 साल का था। और उनके साथ रहने का, उनको चाय देना, कुछ पूछना, कपड़े तो कहीं लॉन्ड्री में डाल, बोलता तुम ये नाम नको दूसरा नाम लो। तो मुझे आज मेरी तरफ आए तो भाई उसको फोन किया, तो क्या बात है? वो बोले कि इतना बड़ा नाम है, कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ हो जाए तो नाम खराब हो जाएगा। मैंने बोला गड़बड़ नहीं होना है करके तो वो नाम उन्होंने लिया, तुम बेलाचिक दे दो। दिया उन्होंने। अभी चल रही वो सोसाइटी, अच्छी चल रही, खूब नफा में भी, फायदे में भी। तो वो नाम के लिए अपनी जो प्रतिबद्धता रहती है, वो नाम के लिए अपने मन में जो श्रद्धा रहती, भक्ति रहती, और उसको कारोबार अपन करेंगे तो उसका नाम भी बिल्कुल खराब नहीं होगा। कि हम दो रोज सोचते रोज। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि आप यहाँ जो आज दिन भर चर्चा चलेगी, उसमें भी मेरे विचार करके मैं विचार कर रहा था कि ये शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति बोले तो दोनों एक दूसरे को मिल कर चलते। एक गाड़ी के 2 पहिए बोले तो भी चलेगा। एक गाड़ी के 2 पहिए ऐसे ये, और दूसरे से गहरे संबंध रखती है। एक नाणे के 2 बाजू, एक शिक्षा भी है और हमारा ज्ञान भी है। और संस्कृति किसी समाज के रहन सहन, विचारों, कला और नैतिक मूल्यों का योग है। जो संस्कृति होती है वो तुम्हारे अपने समाज के रहन सहन होता है, विचार होता है, कला होती है और नैतिक मूल्यों का योग होता है। जबकि शिक्षा वो एक माध्यम है जो एक से दूसरे पीढ़ी में पहुंचती है। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाती है, भले किसी का किताब न हो। अभी शुरू में जब अपने पास अक्षर भी नहीं था, अक्षर भी अपने पास नहीं था,
तब ये भी बहुत सारे हमारे मुखपाट थे, बोले तो बोली क्या बोलते मुखपाट, हाँ बोलिए, एक ने दूसरों को बोला वो ध्यान में रहता था। अभी भी बहुत लोग है अनपढ़ है लेकिन बहुत अध्याय उनके पाठ है, आज बोल सकते कहीं भी, क्योंकि उन्होंने वो पाठ की है, उसका स्मरण रखा है। तो ऐसी शिक्षा थी, किताबें नहीं थे, कुछ नहीं थे, ऐसी वहां से वो संस्कृति अपनी चल रही, एक दूसरे को परिवर्तित होती है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पे जाती है, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी पर जाती है, और इसको कुछ प्रूफ नहीं होता। तो लोग बोलते ये सही नहीं, इसका प्रूफ क्या है? अतः इसका प्रूफ नहीं मिला करके झूठे का। हमारे इधर हमारे बाबा साहब ने एक बार था बोला था, औरंगजेब के कपड़े सीने वाला कोई जो टेलर होता है उसका पता नहीं, वो मिलता नहीं करके वो कपड़े नहीं पहनते थे क्या? टेलर मिलता नहीं करके वो कपड़े नहीं पहनेंगे, ऐसी बात है क्या? ऐसा प्रूफ नहीं करके वो हुई नहीं, ये कैसे आप बोलते हैं? प्रूफ नहीं। हमारे जो मुंबई के एक अच्छे इन्होंने का शेखर बापूजी तलपति ने विमान का सांगाड़ा किया था, और उन्होंने कहा से किया हो, भारद्वाज नाम का जो हुए उन्होंने महर्षि हुए उन्होंने लिखा था। तो उन्होंने लिखा तो वो उन्होंने उससे वो सांगाड़ा तैयार किया, मुंबई पे चौपाटी पे उड़ाया। ये सही है, बहुत लोगों ने देखा, बहुत दूर की बात नहीं, 1895 दूर की बात नहीं। तो वो अभी भी बोल रहे वो सच नहीं, क्यों? तो उसका कोई फोटो नहीं मिल रहा, उसका कोई पेपर में बात नहीं मिल रही। एक बात पे हिंदू में आई थी, लेकिन वो बोलते, ये लोग बोलते आज कि वो झूठी बात थी, वहां के कुछ फोटो है। अरे सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा के राजे वो वहां उपस्थित थे, महादेव गोविंद रानडे वहां उपस्थित थे, तो बोले उनके फोटो नहीं, प्रूफ नहीं करके ही नहीं। अतः हमारी भाषा के पूर्व की भाषा आती तो वहां के क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? तो ऐसे इसमें भी बहुत सारे हमारा जो लोगों का हमारे पास था, लेकिन ये तुम्हारा नहीं, तुम प्रूफ नहीं करके बहुत बार भी ऐसा होता है। जबकि शिक्षा वो एक माध्यम है जो एक से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाती है। इनके आपसी संबंध और महत्व को तो हमने निम्नलिखित क्या, सांस्कृतिक संरक्षण और हस्तांतरण सहेज कर रखना, शिक्षा समाज की अनमोल संस्कृति, विरासत, इतिहास और परंपरा को सुरक्षित रखती है। ये हमारे सुरक्षित क्यों रखा है? तो एक तो इतिहास भी है, कई उसका टिप्पण भी है, कोई मालूम भी है, और एक दूसरों ने बोली, एक दूसरे ने एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को बोलने पे भी चलती है। अभी तक जो हमारे सब अनपढ़ लोग थे तो वो भी पूर्व का सब बताते थे, क्यों? उसको किसने तो बोला होगा, बच्चों को बाप ने बोला, बाप को उसके बाप ने बोला, उसके बाप को उसके बाप ने बोला, बोला कि नहीं? हा? ये तो हजारों साल से चल रहा है, लेकिन हमारे विद्वान मानते नहीं, कोई लोग ये नहीं बोलते, और ये नई पीढ़ियों को अपनी संस्कृति का परिचय करा कर मुझे जीवित रखने का काम उन्होंने किया है। इस संस्कृति को जीवित रखा। सांस्कृतिक विकास और परिमार्जन, शिक्षा केवल पुरानी परंपराओं को अपनाना नहीं,
तो शिक्षा ही बल्कि रूढ़ियों और कुप्रथाओं को दूर कर सांस्कृतिक शोधन भी करती है। शिक्षा वो है कि प्रगतिशील विचारों को संस्कृति में शामिल कर सके, आधुनिक और प्रासंगिक बनाए। शिक्षा व्यक्ति को अपनी संस्कृति के नैतिक मूल्य, संस्कार, अनुशासन और व्यवहार सिखाती है। पुरानी बात है। अभी की शिक्षा नहीं है तो हमारे कोई पाठ्य पुस्तक में नहीं, नैतिकता का विषय हमारे पाठ्य पुस्तक में नहीं है। आपको मालूम होता अभी आ रहा है, लेकिन मैं जब से पढ़ा जब भी नहीं था, अभी नहीं था, क्योंकि मैकॉले की शिक्षण पद्धति हमारे पास लागू थी, वही पढ़ाते रहे। अरे कितना चीज पढ़ाए, स्वातंत्र के बाद भी वही पढ़ाए। हमारे विनोबा जी भावे जो महात्मा गांधी के बहुत पट्टे शिष्य थे, उन्होंने कहा था जिस दिन हम यूनियन जैक नीचे उतारा और तिरंगा झंडा फहराया, उसी दिन शिक्षा बदलनी चाहिए थी। मैकॉले शिक्षा बदलती, अपनी शिक्षा लाना थी, तब लिखा उन्होंने। तो अभी भी 2020 तक वही चल रही। और इसीलिए हमारी जो नैतिकता है, सभ्यता है, प्रामाणिकपना है, एक दूसरों को मदद करने की इच्छा शक्ति है, ये नहीं है, कम हो रही है। जो पहले हमने बहुत थी। लॉर्ड थॉमस मैकॉले ने उसका भाषण है ना इंग्लैंड में किया, वो बोला भारत के लोगों को अपन ज्यादा दिन गुलाम नहीं बना सकेंगे, क्योंकि उनके पास नैतिकता है, प्रामाणिकपना है, उनके पास ईमानदारी है, एक दूसरों को मदद करने की इच्छा शक्ति है। भले वो कम सीखे होंगे, लेकिन ये सब उनके पास है। उनको ज्यादा दिन नहीं हम गुलाम बना सकेंगे। उनको गुलाम बनाना है तो उनकी शिक्षा पद्धति बदलो। उनको गुलाम रहना है तो उनको भूखे मारो। उनको गुलाम ही करना है तो उनकी संस्कृति जड़ से उखाड़ दो। ऐसा किया तो अपने गुलाम रहेगी, नहीं तो नहीं। लिखित भाषण है उसका, अभी भी रिकॉर्ड है। हमने पढ़ा नहीं कभी। स्वतंत्र होने के बाद जरूर पढ़ना था और बदलना था, नहीं पढ़ा। और ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा, और हमारे महात्मा गांधी जी का भी एक भाषण है, अहमदाबाद के हाई कोर्ट के सामने उन्होंने भाषण किया। वो भाषण के लिए उनको 6 साल की सजा हुई थी। वो भाषण ये है कि महात्मा गांधी बोल रहे थे कोर्ट के सामने कि अंग्रेजों ने हमको बहुत लुबाड़ दिया, हमारे पास कोई रखने, हमारे घरेलू उद्योग थे वो बंद किए, हम अभी भूखे मर रहे, हमारे पास कोई खाने को भी नहीं, और कोई अवर्षण आ जाए, दुष्काल आ जाए तो हम जीवित नहीं रहेंगे। ये महात्मा गांधी जी का भाषण है। उसकी तारीख है 23 मार्च 1922। 23 मार्च 1922 से भाषण किया। मैकॉले और महात्मा गांधी का भाषण का अंतर है 90 साल। और ये अपने को मालूम दे, जब हम स्वतंत्र हुए, हमकी भारत की लोक संख्या 34 करोड़ थी। पाकिस्तान बाजू जाने के बाद तो हमको भूखा रहने पड़ता था, भूखे रहने पड़ते थे। यहाँ अनाज नहीं था,
बाहर से अनाज लाते थे, 480 कलम से अपन बाहर से अपन करार किए थे, तो वो स्थिति थी। उसके पहले क्या होती हमने देखा है। हमने तो 72 के दुष्काल में भी देखा है, कितनी वो लाल गेहूं, लाल ज्वार, वो सब खाए। तो ये ऐसी स्थिति थी अपनी। और आज का अनाज अपने पास भंडार भरे, भंडार में जगह नहीं अनाज रखने के लिए, करके फ्री बांट रहे। फ्री बांटो, ये तो कहाँ रखोगे? काश से खरीदी करना जरूर है, तो उसको भी पैसा मिलना चाहिए। और ऐसे शिक्षा ये है। और मुझे लगता है कि हमारे संस्कृति शिक्षा की सामग्री जो है, शिक्षा संस्कृति को जीवित रखने और बढ़ाने वाला वाहन जो है, व्हीकल, वो हमारी शिक्षा है। बिना संस्कृति से शिक्षा दिशाहीन है। बिना संस्कृति के शिक्षा दिशाहीन है, और बिना शिक्षा के संस्कृति मृत प्राय है। हमारी संस्कृति नहीं थी तो शिक्षा में भी कुछ अर्थ नहीं। शिक्षा केवल शिक्षा ली और तुम्हारी परंपरा नहीं, संस्कृति नहीं, तुम्हारे पास सभ्यता नहीं, प्रामाणिकपना नहीं, तो शिक्षा को भी क्या अर्थ होगा? सोचो जरा, ऐसे सब लोग मिले जो है शिक्षा है लेकिन उसके पास कुछ नहीं, बौद्धिक क्षमता नहीं। ऐसे देश पे से सब इकट्ठा करो नाम लेकर, तो क्या स्थिति होगी? मुझे याद है वो पंक्तियां, लेकिन मुझे पूरा मालूम नहीं। उन्होंने कहा था एक बार कि चमन को प्यार करने वाला एक ही उल्लू काफी है। चमन सब ये नाकाब करने के लिए एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा, चमन का क्या होगा? तो ऐसे इकट्ठा करो आप देश पे के क्या क्या बोलते, क्या क्या नहीं। कोई जोड़े मारो बोलता, कोई काठी मारो बोलता, कोई सनातन धर्म तो हमारा ये करोना है बोलता, कुछ भी बोलते। तो ऐसे लोग हमारी संस्कृति, हमारा देश, हमारे विकास कर सकेंगे? इसीलिए संस्कृति अच्छा हो, ऐसा मुझे लगता है। और ये अपने को संस्कृति शिक्षा नहीं अपन कर सकेंगे, और शिक्षा नहीं हुई तो यह संस्कृति का भी कुछ आधार नहीं। दोनों एक दूसरे को अपन कर सकते। हमारे यहाँ अभी विकास का भी मैंने थोड़ा विचार किया था, क्या क्या है, तो बहुत योजना। देखो 14 का पहले का भारत और अभी का भारत। आप देहात पे जाओ या शहर के गरीब लोगों के पास जाओ, वो भी बोलेंगे अभी ठीक चल रहा है, अभी अच्छा हमको मिल रहा है। क्या क्या मिला आपको लोगों को? तो आपको मालूम है कि हमारी मोदी जी आने का पहले विश्व में हमारी 11वें नंबर की आर्थिक स्थिति थी, 11वें नंबर पे, और आज हम 4थे नंबर पे आ गए। मनमोहन सिंह 10 साल रहे तो 12 से 11 पे आई। वो जब पंतप्रधान बने तब 12वें में थी, उन्होंने 10 साल के बाद पंतप्रधान से उतार हो गए तो 11 नंबर पे आई। मोदी जी ने तो 11 से 4थे नंबर आए,
लेकिन अभी तो उतरे नहीं, उतरेंगे तब तो सबके आगे जाएंगे। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। तो मैं ये बोलता कि विकास कितना हो रहा है। हमारे पास 67 करोड़ का भारत का मुद्रा भंडार है। आप सोचते होंगे हमने सोना गिरवी रखा भारत में कि हमको थोड़े बाद पैसे भी मिले थे। ये बहुत बार होगा, सोना गिरवी रखना, पैसे लेना और सोना का भंडार में। आज 67 लाख करोड़ क्या हमारे पास मुद्रा है, विदेशी का चलन है, इसका भी हम ध्यान रखें। और हमें 64 लाख किलोमीटर दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क क्या है, रोड का। राजस्थान के सभी रास्ते 14 के पहले कैसे थे और आप कैसे ध्यान में रखो। 14 के पहले कैसे थे, ये बात सही है। 14 के पहले एक्सीडेंट कम होते थे। वो हमारे दोस्त बोलते हैं हमारे काल में कहीं एक्सीडेंट नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? तो रास्ते में इतने खड्डे थे कि गाड़ी चलाना तो 10-20 से स्पीड से चलना तो कहाँ से होगी। हमारे प्रभु जी महाजन ने एक बार कहा था, रास्ता खड्डे में रास्ता है, समझ में नहीं आता। हमारा तरुण मित्र अपने औरत को मोटरसाइकिल पर बिठा के चलता रास्ते से, तो उसको मिनट को हाथ लगा के देखना पड़ता है क्या पीछे बैठी क्या नीचे गिर गई। यही हालत थी। आज क्या है, मैं सभी और घूमता, मैं राजस्थान के पूरे जिले में जाके आया। अभी अंदर के रास्ते, मैं केवल बाहर के रास्ते नहीं, जो राज्य मार्ग है, जो नेशनल हाईवे, उसके बारे में नहीं कहता हूँ। मैं अंदर के रोड देखता हूँ, वो भी सब अच्छे है। तो ये विकास का ही भौतिक विकास है, और भौतिक विकास से नैतिक विकास भी चल रहा है। नहीं है कि कोई मोदी जी के मंत्रिमंडल पे कोई चर्चा, कोई काम भ्रष्टाचार हुआ, ये हुआ नहीं। ये दिशा नहीं, भौतिक विकास तो नैतिक विकास भी चल रहा है। और नैतिक विकास जिस देश पे होगा वो देश आगे बढ़ने को कोई हरकत नहीं, वो आगे बढ़ रहता है। तो ये भी आपने सुना, मुझे 11 करोड़ लोगों ने, प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला गैस दिया 11 करोड़। मतलब 11 करोड़ 1953 में पहली बार गैस पे हमारी क्या स्वयंपाकी बोलते हैं ना, वो शुरू हो गया पहली बार 1953 में। गैस पे हमारा ये करना, खाना पकाना, वो 53 से शुरू हो गया अपने देश में। और 16 मई 1918 होगा, वहां तक 13 करोड़ लोगों के पास गैस था। 13 करोड़। अभी 10-12 साल में, 10 साल के पहले 11 करोड़ बांट दी, वो छोड़ के। अब कोई झोपड़पट्टी में जाओ, गैस होगा। मैं बैठा है, मुझे मालूम है, झोपड़ी में। और जनजाति वालों को दिया, घुमंतु वालों को दिया, सबको दिया। ये बात तो केवल बोलने से नहीं, तो सही बोले तो ध्यान से इसको देखने की बात है कि इतना कैसे ज्यादा, इतने सालों में 1953 से 2016-17 तक केवल 13 करोड़, और 10 साल के पहले और 11 करोड़ बांट दिए, और 2 साल में तो बराबर हो जाएगी।
13 करोड़ दिए, हम 13 साल में उतना दे सकते, 13 साल में। तो ये एक विकास है, वो मन में आए तो कर सकते। अभी मोदी जी ने कहा था कि फ्री में खाता खोलो, फ्री में खाता खोलो। बैंक वाले बोले हमें तो नहीं जमेगा, 2-3 साल लगेंगे। मोदी जी बोले तुम्हारा क्या जाएगा, एक कागज, दूसरा क्या जाएगा, तुम्हारा कागज जाएगा। मुझे इतना समय नहीं, 6 महीने के अंदर आप सभी के जो आएंगे उनके खाते खोल देना फ्री में। आज खाते की संख्या 58 करोड़ हो गई, 58 करोड़ फ्री में, कोई सोचता नहीं था। और जिसके खाते, गरीब आदमी के खाते खोले तो उनके घर में जो पैसा था वो उन्होंने बैंक में रखा, और बैंक में भी इतना पैसा आ गया तो बैंक वाले बोले इसका क्या करो अभी, फिर ब्याज कम करो बांटो, ब्याज कम करो बांटो। वहां से ब्याज कम होते होते आ रहा है, तब तो पहले ब्याज कभी नहीं था, वहां से शुरू हो गया। अतः ये विकास है। और मुझे 12 करोड़ शौचालय भी बनाए, 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज। ये सभी बातें अपन देखे तो एक आश्चर्य लगता है, आश्चर्य लगता है, लेकिन कोई बोलता नहीं। कि ये भी लोगों को समझने की जरूरत है कि भाई मोदी जी ने क्या क्या किया, ये सरकार ने क्या क्या किया, वो तो बोलने की जरूरत है कि ये रहा तो और भी कुछ अपने को जो चाहिए हो सकता है, वो शिक्षा में होगा, सब में होगा। और हमारे पास जैसा यहाँ विद्यार्थियों की परीक्षा में भी उसका अपने को देखने को मिला। मैं तो पहले सभी यूनिवर्सिटी को जाके आया था और मैंने बोला ही कुछ कॉलेज में व्यवस्था नहीं हुई, पहले दिन बोला था। ऐसे कुछ कॉलेज थे कि वो थोड़े जगह पे कॉलेज चलता है, एक ऑफिस है, एक कॉलेज है, थोड़ी सी जगह यूनिवर्सिटी है। मैंने बोला था एक तो सुधरो नहीं तो बंद करो, एक तो सुधरो नहीं तो बंद करो। और ये अभी सुधारने की रफ्तार भी चालू है। विद्यार्थी को पास अभ्यास देने के अभी तरह जोर लगा रहे हैं। मैं इसको बोला कि विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता बढ़ने की जरूरत है, और बौद्धिक क्षमता बढ़ी तो शिक्षा काय को बोलते, पूरी शिक्षा आना। इसका मतलब कैसे, हम तो कुछ तपस नहीं सकते, लेकिन हम एक बात जानते हैं, और वो राजस्थान में अपने को सबको मिलकर करना है, सबको मिलकर करना है। मैं सभी यूनिवर्सिटी में जाके वही बोलता है कि बच्चों को इतना ज्ञान दो, इतना ज्ञान दो, इतना ज्ञान दो कि परीक्षा में उसको कॉपी करने का ध्यान भी ना आए। वो क्यों करता कॉपी, क्यों करता कॉपी? उसके पास दिमाग में नहीं करता ना, और वो पास कर रहा है करके उन्हीं के लोग उसको देते भी। हमारे स्कूल का नाम बदनाम होगा, हमारा यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम होगा। कम रिजल्ट लगा तो कर दो पास, और तुम पास करोगे बाबा, परंतु उनके दिमाग में नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं, उसका कोई फायदा नहीं, ना खुद का फायदा, ना समाज का फायदा, ना देश का फायदा। जिस बच्चे के पास बौद्धिक क्षमता बहुत आएगी, वो खुद का ही फायदा, समाज का फायदा, देश का भी फायदा कर सकता है, देश का फायदा कर सकता है। ये सोचकर उसको शिक्षा देना है। मैं सभी शिक्षाविद को नम्र प्रार्थना करूंगा कि आप इसमें जोर दो। सभी जो पढ़ाने वाले हैं उन्होंने भी अभी जो अपना
परंपरा होगी केवल टेक्स्ट बुक पढ़ के बताओ, टेक्स्ट बुक पढ़ के बताओ, नको, टेक्स्ट बुक तो बताओ, उसके अलावा और भी कहीं बताओ, और भी कहीं बताओ। मेरे पास एक किताब है अभी कि राणा प्रताप जी के पास जो थे ना चक्रपाणी, उन्होंने संस्कृत में लिखा, उसका भाषांतर हुआ और उसका एक किताब कहीं मिल रहा नहीं। कोई भी हमारे कृषि विश्वविद्यालय में भी नहीं, क्यों? किसी का नाम ही मालूम नहीं। मैं एक जगह पढ़ा कहीं तो भी, थोड़ा सा एक ही वाक्य था, राणा प्रताप के यहाँ के एक विद्वान ने कृषि विश्वविद्यालय इसमें लिखा है विश्ववल्लभ, तो मैं भी फिर ढूंढा तो मुझे मिला। और कोई ऐसे पुस्तक बहुत है उसके, हाँ? और मैं बोलता कि ये सब अपने पास था, ज्ञान आपके पास था और वो अपने फिर से अपने को देना है। नई शिक्षा पद्धति, हमारी पूरा शिक्षा पद्धति, नई शिक्षा पद्धति में पढ़ो, लेकिन पुराना जो है वो मालूम करो बच्चों को, उनके ध्यान में आओ कि हमारे पूर्वज भी बहुत बौद्धिक क्षमता वाले थे, उनको मालूम होने दो, ताकतवान भी थे, लड़वे भी थे, ये भी जानो। इससे मैं आपको एक विनती करता हूँ। और भारत केवल एक भूमि नहीं, भारत केवल एक भूमि का नाम नहीं। अटल जी तो बोलते थे भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं वगैरह वगैरह, क्योंकि भारत एक केवल एक भूमि का नाम नहीं है, बल्कि ऋषियों की तपोभूमि, ज्ञान, अध्यात्म, शूरवीरों की भूमि। रामायण महाभारत का इतिहास संस्कृति चेतना का जीवित प्रवाह है, संस्कृति चेतना का ये जीवित प्रवाह है, बहुत सालों से चलते आ रहा है। वो मैक्स मुलर है, पश्चिम का बड़ा इतिहासकार होके गया मैक्स मुलर, वो बोलता था भारत के लोग अजब है, अरे हजारों साल हो गए दो किताब को, लेकिन उसका अभी भी प्रभाव है ये लोगों के पास। ये भूलते रहे दो किताब, ये दो किताबें महाभारत और रामायण, वो लिखता पश्चिम वाला, लेकिन हम नहीं। अभी आपको मोदी जी गए थे, देखो कुवैत गए थे, तो उन्होंने किसके घर पे जाना, एक भारतीय वहां रहता है सेन नाम का, उसके घर गए। क्यों गए? तो उन्होंने रामायण का अरबी भाषा में भाषांतर किया, अरबी में, और वहां के जो सरकार थी उन्होंने उसको मदद की छापने के लिए। मुस्लिम देश है, मुस्लिम देश है, और लोग चाहते थे कि रामायण क्या है हमको बताओ, और उन्होंने भाषांतर किया। वो मुस्लिम देश ने सरकार ने छापा भी, पैसे दिए छापने को, अभी वो पढ़ रहे, वो पढ़ रहे, और हम तो बच्चों को सिखाते भी नहीं रामायण क्या है, महाभारत क्या है। कौन से स्कूल में है रामायण महाभारत बच्चों के पास? क्यों? कि हमारे टेक्स्ट बुक बनाने वाले जो थे सालों से, उन्होंने इसका ध्यान नहीं दिया। टेक्स्ट बुक बनाने वाले ने ध्यान नहीं दिया, भारत की संस्कृति क्या है ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इंग्लैंड की इतिहास हमको बताया, मुगलों का इतिहास बताया, भारत का इतिहास नहीं बताया। मैं भी पढ़ा मुगलों का इतिहास, इंग्लैंड का इतिहास वगैरह वगैरह, भारत का इतिहास कुछ ज्यादा न जानते थे। और भारत का नागरिक बनना ये केवल पर्याप्त नहीं है, भारत का नागरिक तो भारत को मातृभूमि और पुण्य भूमि के रूप में जो स्वीकार लेगा वही सही भारत का नागरिक है। वो ये स्वीकार नहीं हमारे मातृभूमि है, ये हमारे पुण्य भूमि है, कि जो स्वीकार करेगा वही सही भारत का नागरिक। नहीं तो भारत का नागरिक है वोटिंग के लिए, लेकिन भारत में
दिलचस्पी नहीं, भारत के ऊपर प्रेम नहीं, भारत के लोगों के ऊपर श्रद्धा नहीं, तो भारत का नागरिक बोल के तो भी क्या फायदा। तो ये सबने ध्यान रखना, और यही आपके बच्चों को आपके स्कूल में बच्चों को पढ़ाना जरूर है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे यहाँ बुलाया, समय भी ज्यादा हो गया होगा, तो मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय राजस्थान।